चलिए आगे देखते हैं। अब इसी कड़ी में कहा जाता है कि बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाइए। या इसी को बोलते हैं लेखक कर्म विज्ञान है अथवा कला, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर से इस बात को ध्यान देना है कि बही खाता कला एवं विज्ञान है। बही खाता विज्ञान है, वह इसलिए विज्ञान है क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक नियमों का पालन किया जाता है। जिस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में हर कार्य के लिए एक नियम होते हैं, ठीक इसी प्रकार से बही खाता में लेखा करने के लिए भी एक निश्चित नियम होता है, एक नियम बनाया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पर लेखा किया जाता है। और कला इसलिए है कि इस विज्ञान के नियमों को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से लेखा किया जाता है। जब लेखा होता है उसी दिन लेखा होता है, उसी तारीख को लेखा होता है। फिर जब जैसी व्यवहार होगा उसी व्यवहार में लेखा होगा, उसी तारीख उसी तिथि में लेखा किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बही खाते के अंतर्गत नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक ढंग से व्यवस्थित ढंग से जमाते हुए लेखा करने के कारण कहा जाता है कि बही खाता कला एवं विज्ञान दोनों। आगे बस में चलिए आगे चलते हैं। इसी कड़ी में अपन बही खाता या लेखांकन के उद्देश्य, इसी कड़ी में देखते हैं अपन लेखांकन के उद्देश्य, यानी लेखांकन किन कारणों से किया जाता है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सीमित स्मरण शक्ति। सीमित स्मरण शक्ति, आज व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। वह इतना व्यस्त हो गया है कि किसी को अगर माल दे दे, उधार दे दे तो लेना भूल जाता है। तो सीमित स्मरण शक्ति होने के कारण अगर वह अपने व्यवहारों को लिखेगा नहीं तो ऐसी दशा में उसको वहाँ पर हानि हो जाती है। वो पैसा वसूलेगा नहीं तो डूब जाएगा, और डूब गया मतलब उसको हानि का सामना करना पड़ा। तो सौदों को स्मरण रखने के लिए बही खाते का उपयोग किया जाता है, इसलिए ताकि वह उस रकम को भूले मत, जिसे दिया है उससे हमको पैसा लेना है उसके बारे में मत भूले। इस बात को ध्यान में रखते हुए बही खाते में लिखा किया जाता है। तो बही खाता लिखने का उद्देश्य होता है व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहारों को भूले मत, या लेना हो या देना हो सब उसको याद रहे। उस याद रखने के लिए अपने पुस्तक में लिख लेता है। जब भी वो उस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा मुझे किससे लेना है और मुझे किसे देना है। तो सीमित स्मरण शक्ति होने के कारण इस बही खाते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर कहा गया यहाँ पर लाभ हानि का ज्ञान। हम व्यापार कर रहे हैं तो हमको लाभ हुआ कि हानि हुई कब जानकारी मिलेगा। तो जितना हम लागत लगा रहे हैं जब उसको लिखेंगे हम बही खाते में, और माल बेचने पर जो पैसा आया उसको भी लिखेंगे हम, और फिर उसके बाद तुलना करेंगे कि मैं पैसा लगाया था पूरा कितना लगाया था 10,000, और मैंने जब माल बेचा तो माल बेचने से मुझे कितना मिला, टोटल पूरा आवक लिखे हैं हम तो वहाँ आया 20,000। तब दोनों की तुलना करेंगे कि लगाया था 10,000 और जो बेचा हूँ तो उससे कितना मिला मुझे 20,000। तो 10,000 को जब अलग कर लेते हैं जो लगाई गई राशि को, तो लाभ कितना हुआ हमको 10,000। बस हमारा है। तो जब लिखेंगे तब हमको जानकारी मिलेगा। लेकिन अगर मान लो हम व्यापार कर रहे हैं, चालू किए, पूंजी लगा दिए, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और हिसाब किताब नहीं है तो जो पैसा आया उसके आने के बाद भी हमको जानकारी नहीं मिलेगा कि हम लाभ में चल रहे हैं कि हानि में चल रहे हैं। कारण वो लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है तो तुलना नहीं होगा, और तुलना नहीं होगा तो लाभ हानि की जानकारी भी हमको यहाँ पर नहीं मिलेगी। कभी कभी हो सकता है कि हमको हानि का ही सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो लागत देखने के लिए और तुलना करने के लिए, ताकि हम लाभ में चल रहे हैं कि हानि में चल रहे हैं, इस बात की जानकारी हो सके हमें, इसलिए जो है बही खाते का प्रयोग किया जाता है। बिना इसके प्रयोग के हमको लाभ हुआ कि हानि हुई इसके बारे में कोई भी जानकारी हमको वहाँ पर नहीं मिल सकती है। आगे बात समझ में। तो लाभ हानि की जानकारी का पता लगाने के लिए बही खाते का प्रयोग किया जाता है। पूंजी का ज्ञान। पूंजी जानते हैं सब, किसको बोलते हैं पूंजी? जब प्रारंभिक व्यापार शुरू करते हैं हम, शुरू करने के लिए किसी से उधार लेकर या अपने घर से उधार लेकर जो पूंजी लगाते हैं हम व्यापार में, जो पैसा लगाते हैं उस पैसे को ही पूंजी बोलते हैं। और पूंजी हमेशा क्या होता है? दायित्व है हमारे लिए, मतलब हमको देना है। हम अपने अकाउंट से निकाल कर व्यापार में लगाए हैं तो भी एक प्रकार का उधार है।
हमारे पास पैसा नहीं था, हम अपने घर वाले से मांग कर लगाए हैं तो भी एक प्रकार का उधार हमको देना है। अगर बैंक से उधार लिए हैं तो देना है, पड़ोसी से लिए हैं तो देना है। तो जो प्रारंभिक हम पूंजी लगाते हैं वो दायित्व तो होता है, और उसका मतलब वो है कि हमको उस राशि का भुगतान करना है। तो जो व्यापार में पूंजी लगाएगी, राशि लगाएगी प्रारंभिक, वो व्यापारी के लिए कहलाती है पूंजी। और जैसे ही वो व्यापार करेगा और लाभ मिलेगा तो उस लाभ में से जो राशि निकलते जाएगी लाभ के रूप में, उस राशि से अपने पूंजी का भुगतान पहले करेगा। और जब पूंजी का भुगतान हो जाएगा तब उस जो आवक होगी, जो राशि आएगी बाद में, उस राशि से अपने व्यापार को बढ़ाएगा। भाई बस में तो पूंजी किसको बोलते हैं अपन? व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक दशा में जो राशि लगा दी जाती है व्यापार में, राशि के रूप में, नगद रूप में या माल के रूप में जो भी हम लगा देते हैं, वह सब कहलाता है हमारे लिए पूंजी। और ये भी बात ध्यान रखना है आपको कि बिना पूंजी के कभी भी कोई व्यापार नहीं हो सकता। एक रोड पे व्यापार करना है तो हमको 20 रुपये वहाँ लगाना पड़ेगा, तब जाके लाभ कमाएंगे। बड़ा व्यापार करना है तो भी वहाँ उतनी पूंजी लगानी पड़ेगी। बिना पूंजी के कभी कोई व्यापार संभव नहीं है। यही बस में तो पूंजी समझ गए। अब जो हम व्यापार में लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पूंजी। लेनदार देनदार का ज्ञान। लेनदार और देनदार का ज्ञान हो जाता है बही खाते के माध्यम से। लेनदार मतलब हमें कितने लोगों को पैसा देना है, हम कहाँ कहाँ से उधार लिए, नगद रूप में किससे उधार लिए या किससे कच्ची सामग्री खरीदे। जितने लोगों से हम सामान खरीदे हैं, जैसे मान लो ए से खरीदे, बी से खरीदे, सी से खरीदे, तो ये ए बी सी हमारा लेनदार हमसे पैसा लेगा और हम क्या करेंगे? इसको पैसा देंगे। बस हमारा ए बी सी से हमने माल खरीदा तो हमको क्या करना पड़ेगा? उधार खरीदा तो ए बी सी को हमको रकम का भुगतान करना है, और ए बी सी को हम रकम का भुगतान करेंगे, मतलब ये हमारा लेनदार। तो जिसे हम पैसा देते हैं वो हमारा क्या होता है? लेनदार। तो इसकी जानकारी मिल जाती है हमको बही खाता देखकर कि ए से मैं कब खरीदा, बी से कब खरीदा, सी से कब खरीदा, कितने का खरीदा, और देखकर जानकारी मिल जाएगी। और समय आने पर हम जो है धीरे धीरे उसको रकम का भुगतान भी कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से देनदार। देनदार मतलब हमने किससे किससे उधार लिया, हमने किसको किसको उधार दिया। जैसे मान लो राम को उधार माल बेच दिया, श्याम को उधार माल बेच दिया, तो राम और श्याम को उधार माल दिया हूँ तो आज नहीं तो कल तो वो मुझे पैसा देगा ना। राम श्याम को माल दिया हूँ तो आज नहीं तो कल तो वह मुझे पैसा देगा। मेरा पैसा रखा हुआ है, वो मेरे लिए संपत्ति है, आज नहीं तो कल तो वो मुझे वापस करेगा ही। तो जो व्यक्ति को हम उधार दिए हैं वह व्यक्ति बन जाता है हमारा देनदार, और आज नहीं तो कल वह हमारे पैसे को हमारे पास वापस कर देगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो लेनदार कौन है, देनदार कौन है, ये सारी जानकारी हमको बही खाते के माध्यम से मिल जाती है। इसीलिए जो है बही खाते में लिखने का काम किया जाता है। पहले बताया था ना कि व्यक्ति की स्मरण शक्ति कम होने के कारण अपने पुस्तक में लिख लेता है ताकि उसे याद रहे कि हमको किसे कितना देना है और किससे कितना लेना है। तो ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस पुस्तक में, जिस खाते में लिखा जाता है, वही पुस्तक या खाता कहलाता है बही खाता। आगे बस में तो देनदार और लेनदार की जानकारी भी हमको मिल जाती है किसके द्वारा? तो बही खाते के द्वारा। इसलिए इस बही खाते में लिखा किया जाता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान, हम लाभ में चल रहे हैं कि हानि में चल रहे हैं, ये सब की जानकारी भी हमको बही खाते के माध्यम से मिल जाता है। अब बोलोगे बही खाते से क्या जानकारी मिल जाएगा? तो जो चरण होता है हमारा यहाँ पर बही खाते के माध्यम में, पहला चरण है प्रविष्टि। प्रविष्टि करने के बाद खतौनी करते हैं हम लोग। खतौनी का मतलब क्रय खाता अलग बनेगा, विक्रय खाता अलग बनेगा, पूंजी खाता अलग बनेगा, राम का खाता अलग बनेगा, श्याम का खाता अलग बनेगा। मतलब जितने व्यापार किए हैं हम उन सब की खतौनी की जाएगी, खताया जाएगा, और एक जैसे व्यवहारों को एक जगह पे लिखा जाएगा। क्रय व्यवहार को क्रय में, विक्रय को विक्रय में, नगद को नगद में, उधार को उधार में।
और फिर जो उसका शेष निकलेगा उस शेष के माध्यम से हम बनाएंगे तलपट। क्या बनाएंगे? तलपट। तो तलपट क्या होता है? एक विवरण होता है जिसमें खातों के शेषों को लिखा जाता है, और खातों के शेषों को लिखने का नियम होता है कि डेबिट शेष को डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। लिखने के बाद जब योग लगाएंगे तो तलपट का योग हमेशा बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। जब उसका योग बराबर हो जाएगा तो समझ जाएंगे यहाँ तक हमारा काम सही है। फिर उस तलपट के माध्यम से बनाते हैं हम लोग अंतिम खाता, व्यापार, लाभ हानि और चिट्ठा। व्यापार खाते से हमको सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी मिल जाएगी। लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी मिल जाएगी। चिट्ठा या बैलेंस शीट से हमको ये जानकारी मिल जाएगा कि हमारे व्यापार में संपत्ति और दायित्व की स्थिति कैसी है। संपत्ति और दायित्व दोनों बराबर है तो हम समझ जाएंगे कि हम लाभ में चल रहे हैं, क्योंकि लाभ हानि में शुद्ध लाभ निकल गया है। तो इस प्रकार से जो आगे करेंगे काम हम लोग यहाँ पर, तो इससे कहा गया कि वित्तीय स्थिति यानी लाभ हानि की जानकारी भी हमको इस बही खाते के माध्यम से मिल जाता है। तो इसका चरण याद रखना है अपन को। जर्नल, खतौनी, खतौनी के बाद तलपट, और तलपट के बाद अंतिम खाता। तो अंतिम खाते में क्या क्या आता है? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। अंतिम खाते में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा आता है। उसके माध्यम से हमको हमारे व्यापार के वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल जाती है, इसलिए बही खाते में लिखा किया जाता है। आगे बात में तो जितना पढ़े अभी हम लोग, पारिभाषिक शब्दावली हो गया है ना, बही खाते की ये उद्देश्य हो गया, बही खाते के आवश्यक तत्व हो गया। तो ये सब थ्योरी आपका निश्चित आता ही है, और ये सब थ्योरी जानकारी होना जरूरी है, तब जाके आगे हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल को पकड़ेंगे। इसलिए होते जा रहा है तो उसको एक बार पढ़ना है, पुस्तक खोलिए, पढ़िए और एक बार सुनिए जो बताया गया, फिर उसको अपना लिख कर देखो कि आप लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते। आगे बस में आते सबको ठीक।